तो देखिए आप सब लोग जो है ना, ये चना है, देख ही रहे हैं चना है, कैसी क्रॉप है। इसमें डीएपी नहीं है, मतलब कोई फर्टिलाइज़र। तो जितनी मैं बात करता हूँ ना, ये मेरा 6 एकड़ का फार्म हाउस है और पिछले 9 साल से पूरे प्रक्षेत्र में एक दाना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है और एक बूंद कोई पेस्टिसाइड नहीं है। 6 साल से 9 साल से। तो फिर क्या है? तो मैं जैसे कहता हूँ, कल मैंने क्लास में बताया ह्यूमस, ये राकर सॉइल है, मतलब लाल मिट्टी है, पथरीली, इसमें पानी को रोकने की सामर्थ्य नहीं है। और जिस साल मैं आया था उस साल इसका जीवांश कार्बन 9 साल पहले 0.2 था। आज इसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 हो गया है। 9 साल में कर पाया हूँ, लेकिन बहुत मेहनत नहीं किया। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए मैंने कोई ज़्यादा मेहनत, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के नाम पर मैंने 2 साल क्या किया, इस पूरे खेत में मैंने कोई क्रॉप नहीं बोई। खरीफ में कोई फसल, चूँकि यहाँ पर मूंगफली होती है या उर्द होता है। मूंगफली होगी तो एकड़ में होगी 4 कुंटल और उर्द होगा तो एकड़ में होगा 1.5-2 कुंटल। तो 6 एकड़ ज़मीन है, 6 एकड़ ज़मीन में मूंगफली होती 6 चौको 24 कुंटल। 24 कुंटल मूंगफली बिकती 1 लाख की, 50,000 का हो जाता खर्चा, तो 50 लाख का हो गया नुकसान मूंगफली ना लेने पर। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? मैंने खरीफ में ग्रासेस को, घासों को, खरपतवारों को उगने दिया। उगो खूब मर्जी से, हम ट्रैक्टर लाएंगे ही नहीं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर में इतने बड़े खरपतवार, डेंस, भयंकर, यानी कि आप अंदर पांव रखने की हिम्मत नहीं रख सकते, इतना जंगल। 15 सितंबर को मैंने पलट दिया। अब ट्रैक्टर आया तो जो मैं कहता हूँ ना ग्रीन मैनोरिंग, अगर मैं ढैंचा बोता तो ढैंचा में जितना बायोमास नहीं मिलता, मतलब ढैंचा में जितना बायोमास मिलता उससे 3-4 गुना ज़्यादा हमको ग्रासेस ने दे दिया। ढैंचा के बीज खरीदने की झंझट नहीं रही और खेत में ट्रैक्टर चलाने की झंझट नहीं रही। तो ये मैंने पलट दिया। फिर उसके बाद 15 सितंबर के बाद फिर अक्टूबर, 1 महीने में फिर खरपतवार जमेंगे, फिर बड़े हो गए छोटे छोटे, उनको फिर पलट दिया और उसके बाद मैंने चना बो दिया। 2 साल ऐसा करने से ज़मीन मेरी अच्छी हो गई और चने की फसल आपके सामने है। कोई वीडीसाइड मैंने यूज नहीं किया। आप बीच पे देख सकते हो ग्रासेस जमी है। ये मटर का बगल का खेत दिखाएंगे अभी। जो लोग कहते हैं ना कि वीडीसाइड, चने की फसल बोई और वीडीसाइड, तो इन चनों के नीचे देखिए ग्रासेस खड़ी हैं ना, ये ग्रासेस क्या कर रही हैं? ये कोई डेंजरस नहीं है, ये मेरी हेल्प कर रही हैं। अगर 50% एरिया ग्रासेस ने ढक रखा तो मल्चिंग का काम कर रही हैं। दूसरा, चने की जड़ के साथ इनकी जड़ का एक संबंध है, को एग्जिस्टेंस का काम कर रही हैं। चने की फसल के साथ साथ जो नीचे खरपतवार पड़े हुए हैं वो भी अपना कोई ना कोई रोल प्ले, जो इंसान नहीं जान पाया। मनुष्य क्या कहता है कि खरपतवार सूरज की रोशनी के साथ कंपटीशन करते हैं, खरपतवार पानी का कंपटीशन करते हैं, खरपतवार न्यूट्रिशन का कंपटीशन करते हैं। खरपतवार तो चने के नीचे है ना, क्या कंपटीशन कर रहा है बेचारा? और मान लो कंपटीशन किया न्यूट्रिशन का, 10 किलो नाइट्रोजन ली होगी खरपतवार ने, तो उसने जो कार्बोहाइड्रेट बनाया है, आप चने की फसल तो काटेंगे, नीचे का खरपतवार तो नहीं काटेंगे। वो किसको मिलेगा? वो ज़मीन को मिलेगा। तो प्राकृतिक खेती का एक नियम है, अगर किसी किसान को अच्छी फसल चाहिए बिना लागत के, तो एक बात उसको ध्यान रखनी होगी कि धरती माता को दे क्या क्या सकते हैं, कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, कैसे कैसे माँ की रक्षा कर सकते हैं, कैसे कैसे उसके स्वास्थ्य को सुधार सकता हूँ। तो मैंने बोला कि खरपतवार से जिन किसानों को दुश्मनी है वो जीवन भर भटकते रहेंगे और वो मुकाम तक नहीं पहुँचेंगे।
तो खरपतवार को मत मारिए, उनके साथ जैसे अभी इसी चने में भतुआ हो जाए, जैसे मेरा चना छोटा था तब भतुआ था, तो भतुओं को क्या है, भतुए के 10,000 पेड़ दिख रहे हैं, अगर मर्जी हो तो उखाड़ लो। एक दिन में एक आदमी जो चने के ऊपर वीड्स आ गए हैं, एक आदमी एक दिन में 1 एकड़ के खरपतवार को उखाड़ सकता है। जो चने के नीचे रह गए हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो चने का कुछ बिगाड़ नहीं रहे बल्कि चने को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन दे रहे हैं। समझने की बात केवल इतनी है कि यदि खरपतवार ऊपर है तो नो डाउट छाया मारेगा, रोशनी का कंपटीशन करेगा, तो जो ऊपर आ गए हैं उनको तो मैंने पिक कर लिया, और जो चने के नीचे रह गए हैं बने रहने दो। चने की फसल ऊपर है, खरपतवार नीचे, तो बना रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो मुद्दा ये है मित्र कि किसान आज बहुत संकट में, मतलब यूरिया DAP देता है, फिर वो बीडिसाइड डालता है, फिर उसके पॉट बोरर लग जाता है, उसके लिए कुछ इंसेक्टिसाइड डालता है, कभी कभी कोई बीमारी दिखती है उसके लिए फंजीसाइड डालता है। हमारे पूरे खेत में देख लेना आपको, ना तो कहीं इंसेक्ट दिखेगा और ना कहीं कोई बीमारी दिखेगी। रीज़न क्या मैंने बताया था, पीछे देखिए जंगल, हालांकि रोड का किनारा है लेकिन ये पूरा जंगल मैंने लगाया और रोड वालों ने कहीं नहीं लगाया। उधर आपने देखा जंगल लगा है पूरा, यहाँ तितली हैं, मधुमक्खी हैं, चिड़ियाँ हैं, जहाँ भी चिड़ियाँ होंगी इंसेक्ट का काम ख़त्म। और जिस ज़मीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हों, जीवामृत वाले, तो निगेटिव पैथोजन जो सॉइल बोर्न डिजीज़ फैलाने वाले, उनका काम ख़त्म। और सॉइल में अगर ह्यूमस ज़्यादा है तो पानी का काम भी बहुत कुछ कम। हम पानी के बारे में नहीं कहते ख़त्म, लेकिन हाँ, जैसे अभी 0.6 ऑर्गेनिक कार्बन हुआ है, 3 साल में 4 साल में हमारी ज़मीन का इसी का ऑर्गेनिक कार्बन 1% हो जाएगा। जिस दिन 1% हो जाएगा, हम भी अक्टूबर में चने को बिना पलेवा के पानी, बिना चने पलेवा के बो देंगे और बिना सिंचाई के। हमारे पूर्वज करते ही थे ऐसा, 50 साल पहले देख लो। देश में अंग्रेज़ों ने कैनाल सिस्टम अंग्रेज़ों ने डेवलप किया, अंग्रेज़ों के पहले कैनाल नहीं था। तो जहाँ जहाँ कैनाल नहीं थी, बोरिंग भी नहीं थी, कुएँ भी नहीं थे, पंप सेट भी नहीं थे, तो क्या देश का किसान खेती नहीं करता था? आराम से अपना वर्षा ऋतु की संचित नमी में चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ बो देता था और भगवान माहौट दे देता था। दिसंबर जनवरी के महीने में एक आध अगर 10, 15, 20 मिलीमीटर की बारिश हो गई तो वो अमृत के समान होता था पानी, और बस अपना मार्च अप्रैल में गेहूँ अपनी सारी फसलें काट लेता था। क्या लागत थी उसकी? कुछ नहीं। इसलिए उसको सुसाइड करने की ज़रूरत। आज तो किसान को इतना फंसा दिया ना हम लोगों ने, वो मजबूरी में DAP डाल चुका, यूरिया डाल चुका, 4 बार जुताई कर चुका, पलेवा कर चुका, 3 पानी लगा चुका, फिर इंसेक्ट घुस गया, फिर फंगस घुस गया, बर्बाद हो गया किसान, ठीक है ना। तो ये आपके सामने फील्ड है और आप इसमें खोज सकते हो, कहीं कोई बीमारी, कहीं कोई इल्ली, कहीं कोई पॉट बोरर। और मैं बता दूं, इसमें लगना ही नहीं है पॉट बोरर, बीमारी आनी नहीं है इसमें। हमारा तो 9 साल का तजुर्बा है, ठीक है ना। हेल्दी प्लांट से डिजीज नहीं आई। हाँ, चलिए।